we are going to study about pathology of type 1 diabetes today. There are 3 factors which lead to type 1 diabetes. Okay, there must be more, but right now we'll study about genetic predisposition. If there will be increased risk of developing type 1 diabetes agar the person has HLA-DR3 and HLA-DR4 types, ठीक है, of and this it increases the risk of type 1 diabetes mellitus if the person is associated with HLA-DR3 and DR4. Then there are immune factors. Immune factors में antibodies आती हैं, antibodies against islet cells, ठीक है. सबसे ज़्यादा important antibody जो होती है हमारी immune factors में, that is GAD antibody. It is also known as glutamic acid decarboxylase antibody. Second islet cell auto antigen 512, ठीक है. This is islet cell का auto antigen, ठीक है. It is also known as ICA 512. Then there is antibody against zinc transporter 8, ठीक है. Zinc transporter 8 ZNT8. Fine. There are 3 auto antibodies, GAD glutamic acid decarboxylase antibody, ठीक है. उसके बाद है हमारी ऑटो एंटीजन है ICA 512 एंड देन ZNT8. देन थर्ड इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे क्या आते हैं? वायरल इन्फेक्शंस जो कि ट्रिगर करते हैं ऑटो इम्यूनिटी को. कौन कौन से ऐसे वायरल इन्फेक्शंस है जो हमारे ट्रिगर करते हैं ऑटो इम्यूनिटी को? एक हो गया हमारा कॉक्साकी वायरस, दूसरा हो गया हमारा रुबेला, उसके बाद हमारा हो गया एंट्रोवायरस, उसके बाद है हमारा बोवाइन मिल्क. बोवाइन मिल्क जो होता है इट ऑल्सो ट्रिगर्स autoimmunity. Then what is how patient progresses in stages of type 1 diabetes? Okay, we have this graph here, right? Y-axis represents beta cell mass, then x-axis represents time in years, ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट है 20% जो बीटा सेल मास है वो. अगर 20% से कम होता है बीटा सेल का मास तो द पर्सन इज इन ओवर्ट डायबिटीज. ओवर्ट डायबिटीज मतलब सिम्टम्स आने लगते हैं डायबिटीज के सारे, ठीक है. तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? 100% है बीटा सेल मास, ठीक है. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है बंदे में, बट हमारा बीटा सेल मास इज 100%, ठीक है. HLA मार्कर्स हैं हमारे, ये सारी चीज़ें हैं. बट उसके बाद कोई इम्यून ट्रिगर आया और हमारा बीटा सेल मास कम होने लगा तो हमारा स्टेज 1 आएगा. स्टेज 1 हमारा तब तक होता है, ठीक है. दिस इज कि जब तक हमारा नॉर्मल रेंज था ग्लूकोज का, ठीक है. जब तक हमारा नॉर्मल रेंज था ग्लूकोज का तब तक हमारा स्टेज 1 है, ठीक है. उसके बाद ये लाइन क्या बता रही है कि जब तक हमारा 20% को क्रॉस नहीं कर रहा और हमें सिम्टम्स आने स्टार्ट नहीं करे, ठीक है, जब तक ओवर डायबिटीज़ में प्रोसीड नहीं कर रहा बंदा, तब तक की बात है ये. और दिस रेंज इज प्री डायबिटिक रेंज, ठीक है. दिस इज नॉर्मल रेंज, इम्यून फैक्टर प्रेजेंट है और कम हो रहा है बीटा सेल, और दिस इज ओवर्ट डायबिटीज़ आगे तक जाती रहेगी, अब सिम्टम्स प्रेजेंट ही हैं, ठीक है. दिस इज द कट ऑफ लाइन, ठीक है, बिलो विच डायबिटीज़ अकर्स, ठीक है. ओवर डायबिटीज़ कहते हैं इसे. अब हम पढ़ेंगे स्टेज 1, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस. सबसे पहले एंटीबॉडी लेवल, प्लाज्मा ग्लूकोज कितना होता है और सिम्टम्स ऑफ पेशेंट. सिम्टम्स आई टोल्ड यू सिर्फ एक जगह प्रेजेंट होते हैं. कहाँ है हमारे? स्टेज 3 में प्रेजेंट है हमारे. उसके बाद स्टेज 1 है. स्टेज 1 में क्या होता है हमारा? हाँ, इम्यून ट्रिगर हमारा स्टार्ट हो गया है, एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, बट प्लाज्मा ग्लूकोज अभी तक नॉर्मल है. स्टेज 2 में क्या होता है? हमारा एंटीबॉडीज़ हैं और हमारा जो बंदा है ही इज़ प्री डायबिटिक, ठीक है. हिज ग्लूकोज लेवल्स आर प्री डायबिटिक. स्टेज 3 है हमारा, प्रेजेंट है हमारे एंटीबॉडीज़ तीनों में प्रेजेंट होंगी ऑब्वियसली, और इसमें फ्रैंक ओवर्ट या मैनिफेस्टेड डायबिटीज़ कहते हैं क्योंकि इसमें सिम्टम्स होते हैं. इट इज़ आफ्टर ओनली 20% of beta cells are left, ठीक है. ड्यूरिंग डिक्लाइन ऑफ बीटा सेल मास, ठीक है, इफ सडन एक्यूट इन्फेक्शन इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेस, ठीक है. UTI, निमोनिया, ऐसा कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल शूट्स अप. फाइन. if there is an acute infection present, ठीक है, just before stage 3, ठीक है, there will be decrease in insulin action, ठीक है. इस वजह से blood sugar shoots up, ठीक है. diabetes develops needing insulin, ठीक है. अगर infection control हो गया है, stress remove हो गया है, तो हमारा decrease या no requirement of insulin for few weeks or months,
ठीक है. दिस इज नोन एज हनीमून फेज इन टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस. ठीक है, हनीमून फेज टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस में वो होता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कम ज़रूरत है हमें इंसुलिन की. ठीक है, और इट कैन बी कंट्रोल. अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया है हमारा तो हमें कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और अगर हमें एक्यूट स्टेज कंट्रोल नहीं हो पाया है तो ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा शूटअप हो रहा है और हमें तब तो इंसुलिन देने की ज़रूरत है. ठीक है, अब हमारा पैथोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, राइट. तो दे आर मल्टीपल फैक्टर्स. सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है हमारा? ओबेसिटी है. ठीक है, दैट इज़ मोस्ट कॉमन एनवायरमेंटल रिस्क. मोस्ट कॉमन एनवायरमेंटल रिस्क में क्या है हमारा? ओबेसिटी है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए. ठीक है, वी सॉ कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डायबिटीज़ में पहले वाले वीडियो में. ठीक है, तो अगर हमारा ओबेसिटी प्रेजेंट है और फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है डायबिटीज़ की, या फिर नहीं भी है लेकिन ओबेसिटी है और इवन 30 ईयर्स से कम एज का बंदा है, तब भी हम टाइप 2 डायबिटीज़ कह सकते हैं उसे. ठीक है, विसरल और ट्रंकल या सेंट्रल ओबेसिटी होती है इसमें स्पेशली. ठीक है, विसरल हो सकती है, ट्रंकल या सेंट्रल ओबेसिटी हो सकती है. फाइन. देखो क्या होता है हमारा कि इंक्रीज एडिपोज सेल्स हैं हमारे बॉडी में ओबेसिटी की वजह से. ठीक है, तो जो एडिपोज सेल्स हैं दे ऑल्सो रिलीज फ्री फैटी एसिड्स. ठीक है, एंड इवन दिस ट्रंकल ओबेसिटी या ट्रंकल फैट इट रिलीजेस एडिपोकाइंस. मतलब द obese person has increased adipose cells in the truncal part of the central area. ठीक है, तो हमारा क्या एडिपोकाइंस रिलीज होंगे. एडिपोकाइंस क्या होता है हमारा? एडिपोज प्लस साइटोकाइंस. ठीक है, इससे क्या होगा हमारा? एडिपोकाइंस रिलीज होने से ठीक है इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी में. फाइन. उसके बाद क्या होगा हमारा? ये जो है हमारा एडिपोकाइंस, ठीक है, दे स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 1. इंटरल्यूकिन 1 और हमारे और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे TNF अल्फा, IL-6, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इंटरल्यूकिन 1 हमारा रिलीज होता है. तो दिस इज नोन एज लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इंटरल्यूकिन 1. ठीक है, TNF अल्फा और IL-6 are also released. Interleukin 1 क्या करता है हमारा? It inhibits insulin action at post receptor signaling level. ठीक है, we all know कि अगर पोस्ट रिसेप्टर सिग्नलिंग लेवल पे हमारा कम होगा तो GLUT4 रिसेप्टर्स नहीं आएंगे सेल्स पे और सेल्स के अंदर हमारा ग्लूकोज नहीं जा पाएगा. ठीक है, इंसुलिन ज़्यादा है हमारा, इंसुलिन प्रेजेंट है, इंसुलिन रिसेप्टर पे वर्क भी कर रहा है, बट पोस्ट रिसेप्टर सिग्नलिंग जो होती है वो नहीं हो पा रही. दैट्स वाई ग्लूकोज इज नॉट एबल टू एंटर इनटू द सेल्स. ओके फाइन, दिस इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके, उसके बाद क्या होता है? बीटा सेल्स इस कारण क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस मोर इंसुलिन टू कंपनसेट. ठीक है, व्हेन नो लॉन्गर एबल टू कंपनसेट, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नहीं कर पाएंगे कंपनसेट. ठीक है, दिस इज नोन एज बर्नड आउट फेज या फिर डीकम्पनसेटेड फेज. ठीक है, अब क्या होगा? बीटा सेल्स दे आर बर्नड आउट, दे डोंट रीजनरेट. ठीक है, दिस इज एन इरिवर्सिबल स्टेज जिसमें क्या होता है हमारा? डिक्रीज हो जाता है इंसुलिन सिंथेसिस. ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा? इंक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा हमारा और ग्लाइकोजेनेसिस होगा स्पेशली लिवर में. ठीक है, ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारा इंसुलिन लेवल कम है, तो हमारा हेपाटिक ग्लूकोज जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, इस वजह से हमारा डायबिटीज़ होती है. ठीक है, अगर हमारा देखो क्या है हमारा कि ग्रोइंग एज चाइल्ड है विद क्रॉनिक इन्फेक्शन. ठीक है, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड रिटार्ड हो जाएगी हमारा. अगर बच्चे में ऐसा होता है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ठीक है, तो हमारा ग्रोथ ऑफ चाइल्ड रिटार्ड हो जाती है. अगर हमारा एडल्ट्स में क्रॉनिक इन्फेक्शन है कोई तो इनफर्टिलिटी हो जाती है. ठीक है, मोस्ट कॉमनली इन्फ्लेमेशन लीड्स टू हार्मोन रेजिस्टेंस इन जनरल. क्या होता है कि हार्मोन रेजिस्टेंस हो रही है इन जनरल, तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं व्हाट इज ग्लूकोज टॉक्सिसिटी. ग्लूकोज देखो हमारे बीटा सेल के बर्नट आउट फेज दो पैथोजेनेसिस हैं. ठीक है, इंसुलिन क्यों डिक्रीज हो रहा है? ठीक है, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैराडॉक्सिकल चीज़ है ये. क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है हमारा, इट इम्पेयर्स बीटा सेल फंक्शन. वैसे तो हमारा क्या होता है कि हार्मोन बढ़ता है कोई तो और भी ज़्यादा हमारा जो नेगेटिव फीडबैक है वो जाएगा और इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होना चाहिए, बट इधर ग्लूकोज टॉक्सिसिटी हो रही है जिसकी वजह से हमारा बर्नट आउट फेज आ रहा है. ठीक है, ग्लूकोज टॉक्सिसिटी क्यों हो रही है? क्योंकि पैराडॉक्सिकली जो होती है हमारा
क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो इम्पेयर कर रहा है बीटा सेल का फंक्शन। फाइन। उसके बाद लाइपोटॉक्सिसिटी होती है। लाइपोटॉक्सिसिटी इज की ड्यू टू फ्री फैटी एसिड्स एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ठीक है, डैमेजिंग बीटा सेल्स। ये जो है हमारे डैमेज कर रहे हैं बीटा सेल्स को, लिपिड्स और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, उनकी वजह से हमारा इंसुलिन इंसुलिन कम हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है, और ऊपर से बीटा सेल फंक्शन किसकी वजह से इम्पेयर हो रहा है, ग्लूकोज की वजह से भी हो रहा है, ठीक है। इवन डू नॉट थिंक कि लीन पर्सन कैन नॉट हैव टाइप 2 डायबिटीज, ही कैन ऑल्सो हैव, इट्स ओनली अबाउट विसरल फैट, विसरल मे नॉट बी सीन, ठीक है, बट इट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो लीन पीपल कैन ऑल्सो हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक्यूरेट मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्टेप 1 क्या है, कंप्रिहेंसिव डायबिटीज इवेलुएशन, ठीक है। वी हैव टू इवेलुएट डायबिटीज comprehensively, we need to see, ठीक है। we'll study about physical examination, ठीक है, then we'll study about lab tests, and then we'll study about कि ड्रग्स, इंसुलिन ट्रीटमेंट वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से कि हमें क्या क्या एग्जामिन करना है। सबसे पहले तो इनिशियल विजिट पे क्या देखना है, फॉलोअप में क्या देखना है। फॉलोअप हमारा हर 3 से 6 महीने में होता है, और एनुअली क्या देखना है, ठीक है। देयर इज अ कार्ड, मतलब इफ़ योर रिलेटिव has diabetes, give him a card and you need to tell him how frequently he should go to doctor and he should get checked. ओके फाइन। तो हमारा क्या है, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में बीपी होता है हमारा, वाइटल्स चेक करते हैं हर विजिट पे, बीपी हर विजिट पे चेक करते हैं। इनिशियल विजिट पे करेंगे, फॉलोअप पे करेंगे, अगर 3 से 6 मंथ्स का होता है हमारा मोस्टली फॉलोअप, और एनुअली भी करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, अगर पेशेंट को पोस्चुरल डिजीनेस है, ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का टेस्ट करते हैं हम, ठीक है। अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि मुझे चक्कर आते हैं एकदम से उठने पे, ठीक है, जो कि हमारा ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से होता है, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, और हम ऑर्थोस्टैटिक बीपी भी चेक करते हैं। दिस इज सेकेंड टेस्ट। कैसे करते हैं कि अगर इफ आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग, पहले हमने लिया, ठीक है, लेटी हुई पोजीशन में या फिर बैठी हुई पोजीशन, लेटी हुई पोजीशन में लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग के बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पहले से 20 गिरता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है डिक्रीजेस बाय 10, ठीक है, तो इट सजेस्ट्स ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ओके फाइन। तो हमें कब कब टेस्ट करना है इसके बारे में, सबसे पहले हमें इनिशियल विजिट पे ही देखनी है ये चीज़, ठीक है। एक बार पता चल गया तो पता चल ही गया, ठीक है। उसको हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आप धीरे धीरे उठिए, इतनी ज़्यादा सडनली मत उठिए, ठीक है। हम कहेंगे कि आप पानी ज़्यादा पीजिए क्योंकि हाइपोटेंशन है, ठीक है। और तीसरा हम एक ड्रग देते हैं, हम बाद में बात करेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के बारे में। देन थर्ड इज स्किन एग्जामिनेशन। स्किन एग्जामिनेशन में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, उसके साइंस होते हैं हमारे कुछ, कि इंसुलिन की क्या होता है, कैंथोसिस होता है। कैंथोसिस होता है कि हमारा ब्लैक मार्किंग्स आ जाती हैं नेक पे, ठीक है, या एल्बो पे, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के वैसे, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी होती है ये, कि द नेक हैज़ ब्लैकिश डिस्कलरेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, और एल्बो पे भी। अकैंथोसिस इज अ मार्कर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके बाद हम इंसुलिन की इंजेक्शन की साइट को चेक करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, ठीक है, लोकल फैट एक्यूमुलेशन होता है, उसकी वजह से लाइपोडिस्ट्रोफी की साइट्स चेक करेंगे, ठीक है। क्यों? लाइपोडिस्ट्रोफी अगर हो गई है इंसुलिन की वजह से तो इट हैम्पर्स अब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन। फाइन। अब हम क्या करते हैं कि अकैंथोसिस कब कब चेक करेंगे और स्किन एग्जामिनेशन कब कब करेंगे, हर टाइम, इनिशियल विजिट पे, फॉलोअप पे और एनुअली भी। उसके बाद फुट एग्जामिनेशन करेंगे। फुट एग्जामिनेशन क्या होता है हमारा, कि कोई नॉन ट्रोमैटिक लेग इम्पिटेशन तो नहीं है, ठीक है, या फिर डोर्सालिस पीडियस पल्स एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता है कि डायबिटीज़ में हमारी माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लाइक
आपको पता है माइक्रोवास्कुलर मतलब एथरोस्क्लेरोसिस होता है, एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारी अगर डॉर्सालिस पीटस पाल्पेट नहीं हो रही है तो वी नो कि हाँ एज प्रोडक्ट्स की वजह से कि काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गई है और बिल्कुल बंद हो गई है वो आर्टरी, तो वी नीड टू ये होता है कि अगर तुम्हारी सबसे ज़्यादा डिस्टल पल्स आ रही है ना तो तुम्हारी और सारी भी पल्सेस नॉर्मल ही होंगी, तो सबसे ज़्यादा डिस्टल पल्स चेक करते हैं, दैट इज़ हमारी डॉर्सालिस पीटस, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं। वाइब्रेशन टेस्ट में क्या होता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सेंस लॉस्ट इन डायबिटीज़ है ये, ठीक है। ट्यूनिंग फॉक ऑन बॉडी सर्फेस लगाते हैं, सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन सेंस लॉस होती है। तो हमें ये कब कब करना है, ठीक है, फर्स्ट विजिट पे करना है, ठीक है, इनिशियल विजिट पे करना है और एनुअली करना है, ठीक है, फुट एग्जामिनेशन, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है कि फंडस क्यों चेक करना है, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए। उसके बाद क्या है, कब कब चेक करेंगे, इनिशियल विजिट पे करेंगे और एनुअल विजिट पे करेंगे। उसके बाद है हमारे लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में क्या होता है हमारा कि HbA1c टेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं, हर बार करते हैं, ठीक है, इनिशियल विजिट पे, फॉलोअप पे 3 से 6 मंथ्स के और एनुअली, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमने 3 बार करी हैं, एक तो हमने HbA1c करा टेस्ट 3 बार, BP 3 बार टेस्ट करा और स्किन एग्जामिनेशन 3 बार टेस्ट करी अभी तक, ठीक है। एक बार क्या करा है हमने सिर्फ और स्टैटिक BP। उसके बाद आए हम यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिन रेशो, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनिशियल विजिट पे ही करवाना चाहिए ये हमेशा, ठीक है। और हमारा उसके बाद 1 साल बाद एनुअली, ठीक है। तो क्या होता है हमारा माइक्रो एल्बुमिन यूरिया होता है, मैक्रो एल्बुमिन यूरिया होता है, और हम अगर चाहते हैं कि पेशेंट को डायलिसिस से बचा लें, ठीक है, या फिर उसकी किडनी ट्रांसप्लांट वाली स्टेज से बचा लें, तो वी नीड टू डू इट ऑन द फर्स्ट विजिट, क्योंकि लास्ट स्टेज जो होती है हमारी इरिवर्सिबल होती है, स्टेज 3 तक हम सेव कर सकते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा कि UACRS यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो, ठीक है, प्रोटीन यूरिया होता है हमारा एल्बुमिन का, ठीक है, इट डिटेक्ट्स अर्ली नेफ्रोपैथी इन डायबिटीज़। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है हमारी, लेस देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, आई गेस, ओके फाइन। कि थर्ड इज लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल क्या है हमारी कि कब कब चेक करते हैं, फर्स्ट और एनुअली, ठीक है। मोस्ट कॉमन एब्नॉर्मैलिटी क्या होती है कि इंक्रीज फ्री फैटी एसिड्स होते हैं हमारे, ठीक है, रीएस्टेरिफिकेशन होता है उनका और इंक्रीज हो जाता है हमारे ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तो लिपिड प्रोफाइल चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे फ्री फैटी एसिड्स बढ़ रहे हो सकते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ हो सकते हैं उसकी वजह से। फुल किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं हम, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन देखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेफ्रोपैथी की वजह से सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता है, इस वजह से हमें देखना है सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है। बिकॉज सम ड्रग डोज शुड बी डिक्रीज और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इफ क्रिएटिनिन अगर हाई है तो हमें क्रिएटिनिन का पता लगाना है कि कुछ ड्रग्स हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और हमें एस्टिमेटेड GFR भी चेक करना है, GFR एंड सीरम क्रिएटिनिन। उसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट पे आते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट भी हमें 2 बार करवाना है, ठीक है। असिस्ट फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स गिवन टू हिम, ठीक है। एस्टिमेटेड GFR होता क्या है, हम कैसे EGFR कहते हैं उसे, कॉकरॉफ्ट गोल्ड फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, कॉकरॉफ्ट गोल्ड फार्मूला से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें 140 माइनस एज करेंगे अपॉन में इनटू वेट करेंगे, 140 माइनस एज इनटू वेट, 2 चीज़ें आ गई। और किडनी की कौन सी चीज़ आई, सीरम क्रिएटिनिन इनटू 72, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कि इफ़ पेशेंट इज़ क्रॉनिकली यूजिंग मेटफॉर्मिन ना, ठीक है, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है B12 एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से अनीमिया और न्यूरोपैथी हमें पता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज़ वेरी कॉमन इन मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स में, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन जो होता है अगर लास्ट 5 या 10 सालों से यूज़ कर रहा है वो, तो सीरम विटामिन B12 जो होते हैं हमारा वो फर्स्ट विजिट पे और एनुअली करवाना चाहिए, ठीक है। एम्स बहुत ज़्यादा पूछता है डायबिटीज़ के बारे में। अनीमिया और न्यूरोपैथी होती है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, मेन स्टे जो होती है हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ में सबसे पहले इंसुलिन थेरेपी होती है हमारी ना, कोई भी ड्रग नहीं यूज़ करते एक्सेप्ट प्रामलिनटाइड, ठीक है, दैट इज़ एन अमाइलिन
एनालॉग, और कोई हमने फार्माकोथेरेपी में कोई ड्रग नहीं पढ़ी है इंसुलिन के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट जस्ट दिस इज द न्यू ड्रग प्रामलिनटाइड, अमाइलिन एनालॉग है ये, ठीक है। थर्ड इज पैनक्रियास आइलेट सेल ट्रांसप्लांट कर दो। ओके फाइन, इंसुलिन ट्रीटमेंट we'll study in next video.